चलिए स्वागत है आप लोगों का एडवांस सीरीज के 18वें लेक्चर में। और हम लोग हीट ट्रांसफर पे क्वेश्चंस कर रहे थे 17वें में। आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे और आज के क्वेश्चन का सोर्स है HCV एग्जांपल 13, 14, 15, 18, 19 एंड 20। सबसे पहले मैंने 13 नंबर क्वेश्चन लिया है। 13 नंबर सवाल ये है कि एक मोल हम लोग एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस लिए हैं। मैंने आपसे पिछले क्लास में भी कहा था कि हीट ट्रांसफर के साथ साथ हम लोग केटीजी और थर्मो की बातें भी रिवाइज कर ले रहे हैं और अगले एक दो क्लास में हम लोग केटीजी थर्मो पर भी सवाल कर लेंगे सो दैट कि ये पूरा हीट का मॉड्यूल एक ही साथ खत्म हो जाए। सो एक मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस ले लिए हैं और मोनोएटॉमिक गैस की सारी प्रॉपर्टीज मैंने पिछले क्लास में आपको सिखा दी थी। मोनोएटॉमिक गैस के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, कोई भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, CV का वैल्यू FR/2 तो 3R/2 हो जाएगा, CP का वैल्यू 5R/2 हो जाएगा, गामा का वैल्यू 5/3 हो जाएगा। इसको एक रिजिड वेसल में रखें। रिजिड वेसल का मतलब कि उस वेसल का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। द वेसल इज केप्ट इनसाइड अ स्टीम चैम्बर whose temperature is 97 डिग्री सेल्सियस। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये एक रिजिड वेसल है और इस वेसल में गैस को रख दिया। जैसे ये रिजिड वेसल है मतलब इस गैस का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा क्योंकि रिजिड वेसल है। रिजिड वेसल का मतलब वॉल्यूम फिक्स, मतलब ये जो गैस होगा उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। वॉल्यूम फिक्स का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। इस गैस का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। पिछले क्लास में हम लोग को आइसोबेरिक प्रोसेस मिल गया था। वॉल्यूम कांस्टेंट तो कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, कोई भी वर्क नहीं होता है, वर्क जीरो होता है, W का वैल्यू जीरो होता है। और इस प्रोसेस में जो हीट होता है वो डेल्टा U के बराबर होता है और उसका फॉर्मूला NCV डेल्टा T होता है। हम लोग डिस्कस किए। आगे चलिए, इसको कहाँ रख दिए? स्टीम चैम्बर में। साइड में पूरा स्टीम है जिसका टेम्परेचर कितना है? 97 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 5 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली इस गैस का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हो रहा होगा? बेसिकली बाहर से अंदर की तरफ हीट प्रोपेगेट हो रहा होगा और इस कंटेनर में जो मेटल होगा उसके थ्रू प्रोपेगेट हो रहा होगा, इसलिए ये कंडक्शन का एग्जांपल है। तो किस रेट से अभी प्रोपेगेट हो रहा, अगर वो हम लोग लिखना चाहें तो H लिखेंगे K, इसका थर्मल कंडक्टिविटी इस कंटेनर के वॉल का, इनटू एरिया पूरे वॉल का, इनटू T1 - T2 97 - 5 बाय इस वॉल का थिकनेस। तो क्वेश्चन आगे कहता है कि इनिशियल टेम्परेचर गैस का 5 डिग्री सेल्सियस है, जो वॉल है उसका सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोग यहाँ A लिख लेते हैं, 800 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड द थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। मतलब जो L होगा हम लोग का वो हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। ये दिया हुआ है L का वैल्यू। कह रहे कि टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? 9 डिग्री सेल्सियस हो गया इन 5 सेकंड्स। अब देखिए यहाँ पे कैच है सवाल में। सवाल में कैच ये है कि जो टेम्परेचर है ये बढ़ रहा है, 5 से कितना बढ़ के हो गया? 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन ये टेम्परेचर का चेंज जो है बहुत छोटा है। क्योंकि टेम्परेचर का चेंज छोटा है इसी वजह से हम लोग को यहाँ इंटीग्रेट किए बिना आंसर हम लोग ला सकते हैं। 5 से 9 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ तो भाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो हर टाइम अलग अलग होगा। इनिशियली जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे KA 97 - 5/L। फाइनल जब लिखेंगे जब 9 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? KA 97 - 9/L। लेकिन ये तो रेट ऑफ हीट प्रोपेगेशन चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो हम लोग किसी इंस्टेंट पे टेम्परेचर थीटा माने फिर इंटीग्रेट करें, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। क्योंकि ये चेंज छोटा है इसलिए हम लोग इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। भाई 5 और 9 का एवरेज कितना होगा? 7 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ एवरेज टेम्परेचर और इस टेम्परेचर पे किस रेट से हीट प्रोपेगेट कर रहा होगा वो निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ हीट प्रोपेगेशन H क्या लिखेंगे? KA T1 97 - T2 7/L। ये रेट ऑफ हीट प्रोपेगेशन होगा, इसको हम लोग लिखेंगे Q/T। और ये हीट कहां जाएगा? ये हीट इसी गैस को मिलेगा। ये हीट इसी गैस को मिलेगा जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो गैस के लिए हीट का क्या फॉर्मूला है इस वॉल्यूम कांस्टेंट पे? NCV डेल्टा T। इसका मोल दिया हुआ है, कितने मोल है इस गैस के? 1 मोल है, तो ये N हो गया।
तो ये Q का वैल्यू क्या लिख दें हम लोग, NCV डेल्टा T बाई T, इसमें सारा वैल्यू रख दीजिए। K थर्मल कंडक्टिविटी, यही हम लोग को निकालना है, फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल इनटू A एरिया 800 × 10⁻⁴, तो उसको लिख देते हैं 8 × 10⁻⁻² इनटू ये हो गया 90 बाय L 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू Q का वैल्यू ये लिखा हुआ है NCV डेल्टा T, N है 1 मोल, मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका CV क्या हो जाएगा 3R/2, कितना डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर हुआ इस गैस का, 5 से 9 हो गया, तो 4 है डेल्टा T बाय कितना टाइम लगा 5 सेकंड, तो 5 का यूनिट ही है। सो काटपीट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए काटपीट कर रहे हैं, ये 10⁻⁻² से कटा, 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 से ये 8 कट गया 4 बार में, तो ये जो K है इस K का वैल्यू लिख देंगे, इधर में K बचा रह गया, इधर भेज दीजिए 3 × R का वैल्यू हम लोग शॉर्ट में 25/3 लिखते हैं, 8.314 होता है, ऐसा ही सिस्टम में 25/3 लेते हैं इजी के लिए, 3 × 25/3, ये नीचे 1/5 और ये 4 और 90 भी डिवाइड में आ जाए, 4 × 90, तो ये 5 से 25 कटा 5 बार में, ये 3 से 3 कट गया और 5 से 90 कट जाएगा 18 बार में, तो ये हो जाएगा 1/72। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वॉट पर mk, वॉट पर mk, 1/72। पॉइंट में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, 1 में 72 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लाएंगे 10 तो नहीं जाएगा, एक और जीरो लगा दीजिए तो 100, तो कितना बार में, एक बार में 72, तो ये हो जाएगा 28, फिर एक जीरो और लगाइए 4 बार में, तो ये हो जाएगा K = 0.014 वॉट पर mk, ये थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे ये एवरेज टेम्परेचर कॉन्सेप्ट इसलिए लगा पाए क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज बहुत कम था और ये हम लोग को पता है कि टेम्परेचर चेंज बहुत कम है, 5 से 9 तो 4 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, तो ये हम लोग को पता है कि टेम्परेचर चेंज बहुत कम है। लेकिन अगर कहता कि फाइनल टेम्परेचर बताइए या फाइनल टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, तब तो फाइनल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 9 की जगह 50 भी हो सकता है, तब तो हम लोग ये नहीं कर पाते। तब क्या करते वो देखिए अगले एग्जाम्पल में है। अगला एग्जाम्पल जो बिल्कुल वैसा ही है, एक भाई मोनो एटॉमिक आइडियल गैस लिए हैं, उसको एक रिजिड कंटेनर में रख दिए हैं, उसका वॉल्यूम V है, सरफेस एरिया A है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, थिकनेस X है, गैस का टेम्परेचर इनिशियल T0 है, प्रेशर P0 है। तो बताइए प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा अगर सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है और ये Ts ज्यादा है T0 से, Ts T0 से ज्यादा है, बाहर से हीट उसमें इन करेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, आपको प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। इसको लिखिए, इसको टाइप करिए। चलिए तो इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल है कि एक मोनो एटॉमिक गैस है, उसको एक रिजिड कंटेनर में रखती है, तो फिर से रिजिड कंटेनर बना लेते हैं। ये रहा एक रिजिड कंटेनर और इसमें कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। तो दो बातें ऐसे ही क्लियर होगी, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक गैस है और ये रिजिड कंटेनर है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो सारी बातें आइसोकोरिक प्रोसेस वाली, मतलब Q = डेल्टा U जिसका वैल्यू NCV डेल्टा T लिखेंगे, और मोनो एटॉमिक गैस है तो CV का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 3R/2 जब भी यूज करेगा। तो कह रहा है सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है और इसका इनिशियल टेम्परेचर T0 है। T0 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस। तो क्या होगा, टेम्परेचर हर समय चेंज होते रहेगा, किसी टाइम t पर इसका टेम्परेचर T होगा, किसी टाइम t पर इसका टेम्परेचर कैपिटल T होगा। सो व्हाट इज कैपिटल T, टेम्परेचर एट एनी टाइम स्मॉल t। इस समय अगर हम लोग रेट ऑफ हीट प्रोपगेशन लिखें, इस समय किस रेट से हीट प्रोपगेट कर रहा होगा, h। इस समय रेट ऑफ हीट प्रोपगेशन लिखेंगे K A Ts minus T, इसका टेम्परेचर अभी T है, बाय कितना थिकनेस में लेंथ प्रोपगेट कर रहा है वो दिया हुआ है, कितना x। अगर इस रेट से हीट प्रोपगेट कर रहा है तो अगले dt टाइम में कितना हीट प्रोपगेट कर जाएगा, सो dq हीट
will flow in next dt टाइम, स्मॉल t से टाइम लिख रहा है तो dq क्या लिखेंगे, h इंटू डी टी। हीट क्या होता है, h रेट इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा k a ts माइनस टी बाई x इंटू डी टी। और इस हीट के वजह से इसका टेम्परेचर T से बढ़ के कितना हो जाएगा, T प्लस डी टी, तो इसका चेंज कितना होगा टेम्परेचर का, dt। और ये हीट का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए हीट का फॉर्मूला पता है हम लोग को, n cv डेल्टा t, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जो कि कितना लिखेंगे, dt। अब देखिए एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए, इसमें से t वाले को, ये वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो k a बाय n cv x ये इधर आ गया इनटू dt, और इसका माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस dt इज इक्वल्स टू dt बाय t माइनस ts, और दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो गया। जब टाइम 0 है तब इस बॉडी का टेम्परेचर T0 है, किसी टाइम t पे टेम्परेचर T, तो इंटीग्रेट करके Ka बाय n मोल हो गया इनटू Cv, Cv कितना है 3r/2, तो 3r/2 2 ऊपर इनटू x, ये सब तो कांस्टेंट था, इनटू dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t माइनस 0 पुट करेंगे तो सीधा सीधा माइनस t लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू dt बाय t का इंटीग्रेशन ln t हो जाता है, सो ln t माइनस ts। कहां से कहां लिमिट पुट करेंगे, t0 से t तक, पहले अपर लिमिट पुट करिए, v माइनस 2 k a t बाय nrx हो जाएगा, 3nrx, t पुट करेंगे तो यही हो जाएगा ln t माइनस ts, फिर माइनस t0 पुट करेंगे तो सीधा सीधा ln a माइनस ln b, तो ln a बाय b हो जाएगा, t0 माइनस ts। इस ln को उधर भेज देंगे तो e के पावर में आ जाएगा, तो ln इधर आ गया तो ये बन गया e का पावर माइनस 2 k a t बाय 3nrx इज इक्वल्स टू t माइनस ts बाय t0 माइनस ts, ये t0 माइनस ts मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस t इधर आके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर t टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ts, ये इधर आके प्लस हो गया, प्लस ये t0 माइनस ts इनटू e का पावर माइनस 2 k a t अपॉन 3nrx। सो दिस इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे ये टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। व्हाट इज कैपिटल T, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे प्रेशर पूछा है, तो देखिए जरा ध्यान से, इस ये जो कंटेनर इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो कौन सा लॉ, इसके लिए लॉ हम लोग सीखे थे, उसका नाम था गैल-यूसेक्स लॉ, गैल-यूसेक्स लॉ, या इसी का नाम था रेगुनार्ड्स लॉ, और उसमें हम लोग सीखे थे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, P1 by P2 is equals to T1 by T2, या उल्टा P2 by P1 is equals to T2 by T1। तो P2 ही हम लोग का फाइनल प्रेशर है, वो निकालना है। P इनिशियल प्रेशर कितना हो गया, P0, फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर T0। So what will be P? P will be P0 by T0 into T, and T we know ये Ts, इसमें से माइनस बाहर ले लीजिए, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो ये Ts माइनस T0 कितना दिखेगा, e का पावर माइनस 2 k a t बाय 3nrx, ये आंसर। और यहाँ माइनस बाहर क्यों लिए, क्योंकि Ts ज्यादा है T0 से, इसलिए तो ये हम लोग का प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है बिल्कुल ऐसा ही है, पहले लिखिए फिर 15 करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंसीडर अ क्यूबिकल वेसल ऑफ एज ए। आप एक वेसल कंसीडर करिए जो कि क्यूब के शेप का है, हम लोग शॉर्टकट में इसको एक रेक्टेंगल में बना देते हैं, और इसका एज लेंथ ए, मतलब इसका वॉल्यूम जब भी हम लोग को लिखना होगा तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, V A क्यूब, हैविंग ए स्मॉल होल इन वन ऑफ इट्स वॉल।
इसके एक वॉल में एक छोटा सा होल हो गया है, छेद हो गया है, ठीक है भाई। द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल इज R। तो व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस? तो हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग फूरियर लॉ लिखते हैं H, तो होता है टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस, L/K उसका फॉर्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस। फूरियर लॉ लिखने का ये दूसरा तरीका है। एट T = 0 इट कंटेन्स एयर। एयर जो होता है वो कैसा गैस होता है? हम लोग डायटोमिक गैस से ट्रीट करते हैं एयर को, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम पोर्शन में पाया जाता है, इसलिए एयर को किसके साथ ट्रीट करना होता है? डायटोमिक गैस जैसा। इस बात को याद रखना है। डायटोमिक गैस के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। तो Cv का वैल्यू 5R/2, Cp का वैल्यू 7R/2 होता है। इसका प्रेशर Pa है और टेम्परेचर T0, मतलब यहाँ पर जो एयर है उसका इनिशियल प्रेशर Pa है और टेम्परेचर T0 है। जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर Ta है और ये Ta T0 से ज्यादा है। So obviously what will happen? Heat will propagate। हीट विल प्रोपेगेट, यहां से यहां आएगा। किसी टाइम पे इसका अगर टेम्परेचर T होगा तो उस इंस्टेंट पे किस रेट से हीट प्रोपेगेट हो रहा होगा? लेट T इज द टेम्परेचर एट टाइम स्मॉल t। इस समय अगर फूरियर लॉ लिखे तो क्या लिखेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस Ta - T बाय थर्मल रेजिस्टेंस R, ये लिखेंगे हम लोग। अगले dt टाइम में कितना हीट प्रोपेगेट हो जाएगा? dq, उसको लिखेंगे h dt, मतलब Ta - T बाय R इनटू dt। अब सवाल है कि ये dq किसके बराबर होगा? यहां पर ये जो गैस है वो लीक हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इसलिए हमेशा इस गैस का प्रेशर क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। जब ये लीक हो रहे होते सिस्टम, तब हम लोग जो dq लिखते हैं वो NCP डेल्टा T लिखते हैं, NCP dt। dq क्या लिखेंगे? NCP dt। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो n है वो कांस्टेंट नहीं है। ये जो n है वो क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, इसका मोल ही चेंज कर रहा है। भाई ये तो मोल से निकल जा रहा है, इसका मोल चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि हम लोग को बताना है कि यही मोल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, किसी टाइम t पे कितना मोल होगा। तो जो dq लिख देते हैं हम लोग Ta - T by R into dt is equals to NCP dt। अब यहाँ वेरिएबल देखिए कितने वेरिएबल है, ये टेम्परेचर ये भी वेरिएबल, ये मोल ये भी वेरिएबल, ये टाइम ये भी वेरिएबल। इतने वेरिएबल लेके कैसे सॉल्व करोगे? 3 वेरिएबल है, तो किसी एक को तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग याद करेंगे PV is equals to nRT इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसके साथ कुछ शर्त था, आइडियल गैस इक्वेशन लगाने का कुछ शर्त था। पहला शर्त ये था कि ये किसी गैस के लिए, सिंगल गैस के लिए लगाते हैं जो किसी कंटेनर में हो। तो हम लोग ये इक्वेशन इसी टाइम पे लगा रहे हैं। इस टाइम पर जो गैस होगा उसका मोल को n कह रहे हैं, n वेरिएबल है, इस टाइम का मोल है। इस टाइम का प्रेशर, तो प्रेशर तो हमेशा Pa ही रहेगा क्योंकि मोल के साथ बाहर एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। V is volume, volume of what? The n mole of gas present at this time, n mole of gas जो इस कंटेनर प्रेजेंट है, तो वो इसी कंटेनर में है, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग? AQ n into R into T। अगर हम लोग देखें तो ये टर्म कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, इसका मतलब n into T का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर आप यहाँ डिफरेंशिएट कर दें तो क्या लिखेंगे? n कांस्टेंट बाहर, t का डिफरेंशिएशन dt प्लस t कांस्टेंट बाहर dn इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए प्रोडक्ट रूल लगा करके। यहां से देखिए मुझे ये जो n dt परेशान कर रहा था, n dt जो परेशान कर रहा था उसको हम लोग लिख सकते हैं t dn माइनस t dn। क्या लिख सकते हैं? माइनस t dn। तो देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं Ta माइनस t, ये जो t वेरिएबल था, बाय स्मॉल r इनटू dt इज इक्वल्स टू n इनटू dt। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस t इनटू dn, माइनस t इनटू dn इनटू Cp। अभी भी इसमें हम लोग के पास 3 वेरिएबल है, एक टाइम, एक टेम्परेचर
और एक dn, तो ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। इससे आसान से तरीका है। हाँ बोलिए। PV इक्वल टू nRT लिखेंगे, वो ये dn वाला था, वो PV इक्वल टू nRT है ना, इसी n को यहाँ लिख देते हैं। हाँ बस n का वैल्यू रख दीजिए। ये हमें देते हैं, इसका इस्तेमाल देखेंगे अगर पड़ेगा तो। यहाँ चलिए ये TA माइनस टी, TA माइनस टी बाय आर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू n का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से लिख दें PV मतलब P इंटू AQ बाय RT इंटू CP इंटू DT। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है कैपिटल T और टाइम है। टेम्परेचर और टाइम में हम लोग के पास लिस्ट मिल चुका है, लेकिन फिर इतना इंटीग्रेशन तो खतरनाक हो जाएगा। नहीं सर, बहुत आसान इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन आसान तुमको दिख रहा है सर आएगा नहीं हम इंटीग्रेट क्यों उतना फिजिक्स तो मैथ्स लगा रहे हो उतना मैं उसमें करना पड़ेगा टी इंटू टी माइनस टी एस, बहुत डिफिकल्ट, मतलब 11th के हिसाब सोचिए, 11th के हिसाब से इतना नहीं कर सकते। हाँ लेकिन आइडिया सही था। ये जो एन डी टी है हम लोग सही लिख रहे थे, ये टी ए माइनस टी बाय आर इंटू डी टी। ये जो एन डी टी है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी इंटू डी एन इंटू सी पी, और ये जो टी है इसको रिप्लेस कर, टी को रिप्लेस कर दीजिए पीवी बाय एनआर के फॉर्म में, लेकिन फिर भी फायदा नहीं है, फिर भी फायदा नहीं। वही अंत में वही ऑप्शन है, वही इंटीग्रेट करने वाला नहीं, इससे भी आएगा, इससे और लंबा। कैसे? इसमें टाइम भी है, टेम्परेचर भी है, डीएन भी है। हाँ तो अब टाइम डी टी डीएन पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिए, सिर्फ एन को सब्स्टिट्यूट कीजिए ना, एन के बदले लिखेंगे माइनस टी डीएन, एन डी। कहीं ना कहीं हम लोग को एक वेरिएबल ज्यादा मिल पा जा रहा है। एक वो वाला ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन बड़ी खतरनाक हो जाएगा। चलो करते हैं, टी ए माइनस टी बाय आर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू अगर हम लोग लिख दें पी वी बाय आर टी, और v हो गया ए क्यूब, तो पी ए इंटू ए क्यूब इंटू आर टी, एन का वैल्यू लिख दिए इंटू सी पी इंटू डी टी। चलिए इसी से कर लेते हैं। इसमें हम लोग टेम्परेचर निकाल लेते हैं पहले, इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, ये सब इधर को इधर भेज दीजिए। तो ये r पहले ऊपर आ जाएगा, ये स्मॉल r नीचे, ये Cp नीचे आ जाएगा, a क्यूब भी नीचे, Pa भी नीचे, Cp a क्यूब Pa सब नीचे आ गया, ये r ऊपर चला गया। इधर में बचा dt बाय t इंटू t माइनस TA कर देता है इसको, और ये माइनस, और यहाँ टाइम dt। ये वाला इंटीग्रेशन से हम बच रहे थे, लेकिन चलिए ये वाला इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो उसको नहीं, वो इंटीग्रेशन करना आसान है 12th के बच्चों के लिए, लेकिन 11th वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये लिख दीजिए माइनस कैपिटल R बाय आर इंटू सी पी इंटू ए क्यूब इंटू पी ए डी टी। ये जो टर्म है इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, हम लोग उसको लिख सकते हैं t माइनस टी ए माइनस टी, तो ये टी कट जाएगा, माइनस टी ए बचा रहेगा, डिवाइडेड बाय t इंटू टी माइनस टी ए इंटू डी टी। देखिए हुआ क्या है, यहाँ 1 लिखा हुआ था, लेकिन हमने क्या कर दिया t माइनस टी ए माइनस टी, मतलब ये तो माइनस टी यहाँ लिखा हुआ रख दे दिया, तो माइनस टी ए से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस टी ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा r बाय स्मॉल r इंटू सी पी इंटू ए क्यूब इंटू पी ए इंटू डी टी इज इक्वल्स टू 1 बाय टी ए। ये वाला जब इससे डिवाइड होगा तो डी टी बाई टी बनेगा, माइनस ये वाला इससे डिवाइड होगा तो डी टी बाई टी माइनस ए बनेगा, टी माइनस टी। ये इंटीग्रेशन लोगों को परफॉर्म करना है। जब टाइम 0 है तब टेम्परेचर टी नॉट, इसी टाइम टी पे टेम्परेचर टी मान लेंगे। तो अब इसको इंटीग्रेट करके यहाँ लिख रहे हैं, ये तो सिंपल सा है, r बाय स्मॉल r इंटू सी पी इंटू ए क्यूब इंटू पी ए
और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t माइनस 0 t हो गया, इज इक्वल्स टू इधर 1 बाई टी ए dt बाई t का इंटीग्रेशन ln t, तो वो हो जाएगा ln t बाई t नॉट, लिमिट सीधा सा पुट कर दिए, फिर माइनस dt बाई t माइनस ta का इंटीग्रेशन ln t माइनस ta, तो हो जाएगा ln t माइनस ta बाय t नॉट माइनस ta, ये हो गया। अब यहां से हम लोग फिर से एक बार फॉर्म लगा करके पहले इसको लिखिए, इतना पार्ट पहले, फिर इसको लिख के सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे आर टी बाय स्मॉल आर इंटू सी पी इंटू ए क्यूब इंटू पी ए 1 बाय टी ए, ये टी ए का है ढूंढ रहे हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं ln a माइनस ln b, ln a बाय b हो जाएगा, मतलब t बाय t नॉट अपॉन t माइनस ta बाय t नॉट माइनस ta। हम लोग t निकालेंगे तभी यहां रख पाएंगे, तो हम लोग को मोल निकालना है, t निकालना है हम लोग को। इस ln को उधर भेज देती हो जाएगा e का पावर ta rt बाय r इंटू cp इंटू a क्यूब इंटू pa इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा t बाई टी नॉट इंटू टी नॉट माइनस टी ए बाई टी माइनस टी ए। हम लोग को बेसिकली t निकालना है, e का पावर टी ए आर टी, ये सब तो ठीक है, कांस्टेंट खाली स्मॉल t वेरिएबल है, r सी पी ए क्यूब इंटू पी ए, t रहने दीजिए यहाँ पे एज, ये तो कांस्टेंट है टी नॉट माइनस टी, तो इसको इधर ही भेजते ना, कहाँ इधर पकड़ के रखो, ये टी नॉट बाई टी नॉट माइनस टी, ये तो कांस्टेंट हो गया। इधर बचा हुआ है टी बाई ए, तो हम लोग ना इसका उल्टा करेंगे अगले स्टेप में। हाँ तो उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा टी नॉट माइनस टी ए बाई टी नॉट, और इसका उल्टा करेंगे तो e का पावर माइनस में हो जाएगा टी ए इंटू आर इंटू टी बाय आर सी पी ए क्यूब इंटू पी ए, और इसका उल्टा करेंगे तो ये 1 माइनस टी ए बाई टी हो जाएगा, ये हो गया। अब ये टी ए बाई टी को उधर भेज दीजिए, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस टी नॉट, और ये टी नॉट चलिए रहने दीजिए ऐसे, टी नॉट माइनस टी ए बाई टी नॉट इंटू ई का पावर माइनस टी ए इंटू आर इंटू टी बाय आर सी पी ए क्यूब इंटू 1 प्लस क्यों होगा भाई, ये इधर आया, ये इधर आया, तो 1 माइनस नहीं आता, ये टी ए बाई टी का वैल्यू हुआ, हम लोग को टी निकालना है, ये टी ए बाई टी का वैल्यू हुआ, हमको 1 बाई टी ही चाहिए। अच्छा हम लोग को n 1 बाई टी चाहिए, n का वैल्यू क्या होगा, pv बाय rt, pv बाय rt, तो p हो गया pa इंटू ए क्यूब बाय r इंटू 1 बाई टी, और 1 बाई टी का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें ta डिवाइड हो जाएगा सबसे नीचे, तो ये टर्म यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस, ये TA का कुछ हो सकता है क्या, r में मल्टीप्लाई हो जाएगा वहीं पे, वहाँ पे r में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर नहीं है, कहाँ डिनोमिनेटर मिलता है, अच्छा r p नॉट बाई a क्यूब r ta, हाँ ठीक है ना, r अच्छा r TA यही लिख देता हूँ, हाँ, और ये 1 माइनस टी नॉट माइनस TA बाई टी नॉट इंटू ई का पावर माइनस TA RT बाय आर सी पी ए क्यूब पी, ये पूरा सॉल्व हो गया, यही फॉर्म में आंसर है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला पोर्शन से आगे बहुत लेंदी हो गया, इसको आप लोग लिखिए, हालांकि इस मेथड से निकाल लिए, लेकिन हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट में कर सकते हैं मेरे ख्याल से, बुक में या पहले जो हम किए थे उससे शॉर्टकट में हुआ है, तो लिख लीजिए, फिर यहाँ के बाद इंटीग्रेशन हम लोग आसान कर सकते हैं। तो बुक में भी जो एक्सप्रेशन है वो उतना ही लंबा है, मतलब उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आसान है लेकिन एक्सप्रेशन उतना ही लंबा है, तो यही तरीका ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, तो इतना लंबा कुछ है तो यही सही रहेगा। अब इसके बाद 18, 19, 20 ये तीनों होमवर्क रहा आप लोगों का। 19, 20 तो बहुत इजी है,
18 नंबर में आपको पैरालेक्स मेथड का इस्तेमाल करना है। पैरालेक्स मेथड आपको यूनिट डायमेंशन में लाना चाहिए, बस को रिकॉल करके बताइएगा और फिर हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे कुछ और सवाल के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।